नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जगुका जीके हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के एक अन्य वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ स्वास्थ्य की वजह से और दूसरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी लाइव क्लास लेने में, पर इसको हम प्रीमियर पे चलाते हैं और मैं लगभग जहां भी होता हूं उस समय वहां से कोशिश करता हूं कि आपके लाइव कमेंट्स का लाइव ही आंसर दे पाऊं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए हमें दुख है। दूसरी बात रही ऐप की, तो ऐप फिजिकली लॉन्च कर दिया था, गूगल प्ले स्टोर पे डाल दिया गया है, परंतु उसको रिफ्लेक्ट होने में हो सकता है, क्योंकि उसको रिफ्लेक्ट होने में 7-8 दिन का भी समय लग रहा है आजकल, क्योंकि कोविड की वजह से जो स्टाफ है उसकी कमी है। तो इसलिए जल्दी आपकी सेवा में ऐप लेकर भी हम आएंगे और उस पर आप सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को समझ सकते हो। दूसरी बात करते हैं कि हमने कल जो इस टॉपिक में करा था वो पढ़ा था, अरावली रेंजेस शुरू करी थी। अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली हमने शुरू करी थी। अरावली की मैंने आपको विशेषता बताई थी कि अरावली किस तरह से हमें कर सकते हैं हम अरावली को, और अरावली की क्या क्या मूल विशेषताएं हैं, किस तरह से हम उसको देखेंगे, कितने वर्ष पुरानी है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। प्लस हमने अरावली का डिवाइडेशन भी किया था। आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जिसमें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के बारे में हमने समझाया था। तीनों की ऊंची चोटियों के नाम बताए थे, उसमें से गुरु शिखर समझाना बाकी था, तो मैं अभी अरावली के साथ ही गुरु शिखर भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये कई छोटी छोटी चीजें जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो इनको आप याद रखोगे तो बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हो। तो अरावली पे क्वेश्चन या तो अरावली की जनरल विशेषताओं पर आते हैं। ठीक है, कितनों में विस्तार है, अरावली कब बनी, कौन से काल की है, ठीक है, क्या क्या लाभ हैं अरावली के, अरावली पे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। और एक बहुत ही मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होता है कि अरावली की जितनी भी पर्वत चोटियां हैं उनका ऑर्डर। तो वो ऑर्डर यहाँ सारा का सारा लिखवाना टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं इस लेक्चर को जब टेलीग्राम पे डालेंगे तो उसके साथ वो जो आपकी जितनी भी पर्वत चोटियां हैं उसकी पीडीएफ को अटैच कर देंगे। समझ गए मेरी बात? आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को देखने के बाद वीडियो का जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें टेलीग्राम लिंक दिया हुआ होगा, और उसमें जब टेलीग्राम लिंक दिया हुआ होगा तो उस टेलीग्राम पे जब आप उसको देखोगे तो उसको पर्वत चोटियां जितनी भी है 20-25 जो मेन है वो आपको सारी की सारी उस लिस्ट में क्या करेंगे, हम दे देंगे, क्योंकि उसको यहां लिखना मैं नहीं मानता कि टाइम का सदुपयोग करना होगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं जल्दी से और अरावली को समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने अरावली छोड़ा था आपके सामने कि अरावली जो दक्षिणी अरावली है, मैं फिर एक बार आपको बोर्ड के माध्यम से उसको बताना चाहूंगा, समझना आप बात को एक बार। देखिए, कल जो आपके सामने हम डायग्राम लेकर आए थे उसमें हमने 3 तरह से बताया था। एक जो सेक्शन बताया था हमने अरावली का जो एक सेक्शन था, जो यहां से बताया था आपको खेतड़ी से लेके सांबर तक, ये कौन सी अरावली बता दी थी? उत्तरी अरावली आपको बता दी थी। ठीक है, सबको आपको पता है। जो लोग आज देख रहे हैं और इनने इससे प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाके 3 सितंबर वाला लेक्चर देखें और उसके बाद यहां पर आ सकते हैं। यहां से जब चलेंगे सांबर से, और सांबर से चलेंगे देवगढ़ राजसमंद की तरफ, तो ये जो अरावली थी ये कौन सी अरावली थी? मध्य अरावली थी। ठीक है, और उसके बाद जब यहां पर सिरोही की तरफ चले, देवगढ़ राजसमंद से हम कहां चले? सिरोही की तरफ चले, तो जो अरावली थी ये कौन सी अरावली थी? दक्षिणी अरावली थी। इस तरह से हमने अरावली को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। उत्तरी अरावली की आपको सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी? रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी? रघुनाथगढ़ बताई थी। इसी तरह से मध्य अरावली की सबसे ऊंची 2 चोटियां बताई थी, एक तो आपको बताई थी टोडगढ़, और इसके बाद जो दूसरी सबसे ऊंची यहां पर थी अजमेर वाली, वो कौन सी बताई थी? तारागढ़। तो ये भी आपको यहां बता दिया था, तो जस्ट रिकॉल कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर। और उसके बाद दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी? गुरु शिखर। ठीक है, तो मैंने जो मेन है आपका यहां से ये पूछा जाता, तो थोड़ा सा मैं गुरु शिखर के बारे में और बता के और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सीधे वहीं चलते हैं एक बार। देखिए, आगे चलेंगे तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं गुरु शिखर। गुरु शिखर, ठीक है।
तो सबसे पहले तो गुरु शिखर की ऊंचाई हो गई 1722 मीटर। ये जो चोटियां रहती है आपकी, उसकी आपको ऊंचाइयां नहीं रटनी है, ऊंचाई इसलिए नहीं रटनी, को रटने का मतलब नहीं है, आपको तो अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन सी चोटी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात कि गुरु शिखर जो स्थिति हो गई इसकी, ये हो गई माउंट आबू, और माउंट आबू कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो गया? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में हो गया। ठीक है, सबसे नजदीकी जो रेलवे जंक्शन माना जाता है, नजदीकी रेलवे जंक्शन, तो नजदीकी जो रेलवे जंक्शन माना जाता है, यह माना जाता है आबू रोड। आबू रोड, आबू रोड के नाम से जानते हैं। तो नजदीकी जो रेलवे जंक्शन माना जाता है वो आबू रोड जंक्शन माना जाता है, और जो गुरु शिखर है कहां पर हो गया? माउंट आबू सिरोही में हो गया। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी जो अक्सर पूछी जाती है, अक्सर क्या पूछा जाता है आपसे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसी के पास, ठीक है ना, निकटता है, यहां एक पठार है, एक पठार है जिसको हम क्या कहते हैं? उड़िया का पठार। यहां पर एक पठार है, इस पठार को किस नाम से जानते हैं? उड़िया का पठार। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, और राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, यह माना जाता है उड़िया का पठार। अब आप सोच रहे होगे मैंने यहां क्यों लिखा, तो यहां लिखने के पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक लिखने के पीछे क्या है कि गुरु शिखर के निकट ही ये उड़िया का पठार माना जाता है। तो उड़िया का पठार भी कहां पर हो गया? सिरोही में हो गया, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, और अरावली का ही क्या है? भाग है। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई। अच्छा, एक ऊंचाई पहले लिखी जाती थी 1727 मीटर, पर ये जो ऊंचाई है ये आपको ध्यान नहीं रखनी, ये ऊंचाई आपको ध्यान नहीं रखनी। तो आपको मेनली जो याद रखनी है, क्योंकि वो सम्मेद शिखर है, उसकी 5 मीटर की ऊंचाई मानी जाती है, इसलिए दूसरी ऊंचाई को आपको इग्नोर करना है पूरी तरह से, और जो मेन है वो कौन सा हो गया? गुरु शिखर। गुरु शिखर कितना हो गया? 1722 मीटर की ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें क्रम में देखने के लिए। देखो, जब हम आगे चलेंगे तो आगे चलते समय एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो गुरु शिखर है आपका, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कर्नल जेम्स टॉड का नाम आता है, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, और कर्नल जेम्स टॉड जो हैं वो इसको क्या बोलते हैं? संतों का शिखर। कर्नल जेम्स टॉड इस को बोलते हैं संतों का शिखर के उपनाम से जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा गया है कि जो आपका गुरु शिखर है उसको संतों का शिखर कहकर किसने पुकारा है? तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहकर किसने पुकारा है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के सबसे बड़े आधुनिक इतिहासकार भी माने जाते हैं। भाई, पहली चीज तो सबसे बड़े आधुनिक इतिहासकार माने जाते हैं। इनकी 2 किताब प्रमुख है, जिसमें से सबसे पहली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड द वेस्टर्न एंड द मिडिल सेंट्रल राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। या तो वेस्टर्न मिडिल बोल दो, या उसको क्या बोल दो? वेस्टर्न बोल दो, या सेंट्रल कह दो, एक ही बात है। तो संतों का शिखर इन्होंने कहा है क्योंकि प्रमाण प्राप्त होते हैं, अनेक ऋषि मुनियों, अनेक महात्माओं ने, अनेक साधुओं ने यहां पर तपस्या करी है और ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए संतों का शिखर के नाम से इसको कौन जानते हैं? कर्नल जेम्स टॉड जानते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड को हम और क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टॉड जो हैं, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहां तक चीजें? ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, तो इसमें ध्यान रखना, यहीं पर जब गुरु शिखर की बात करते हैं तो अरावली व मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली व मध्य भारत की जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये कौन सी मानी जाती है? आपकी गुरु शिखर मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली की तो आप सबको पता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो गई। उसी तरह पूरे मध्य भारत की, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। तो पूरे मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? गुरु शिखर मानी जाती है। ठीक है, अच्छा इसको एक और स्थान के नाम से जानते हैं। यह स्थान कौन सा हो गया आपका? गुरु माथा। ये जो गुरु शिखर वाला स्थान है इसे और किस नाम से जाना जाता है? गुरु माथा के नाम से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है उसका आप ध्यान रखना कि एक तो यहां पर हो गया दत्तात्रेय मंदिर, एक या कौन सा मंदिर हो गया? दत्तात्रेय मंदिर हो गया। और दत्तात्रेय मंदिर किसका संयुक्त रूप होता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। जो दत्तात्रेय मंदिर होता है वो संयुक्त रूप माना जाता है। दत्तात्रेय जो रूप है भगवान का, उसका संयुक्त रूप माना जाता है, चूंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का संयुक्त रूप जो बोलते हैं दत्तात्रेय कहते हैं। अच्छा, दत्तात्रेय मंदिर पूरे भारत में कितने हैं? 4 है। देखो मैं यहां समझा देता हूं आपको एक बार। दत्तात्रेय मंदिर कुल भारत में कितने हैं? 4 है। कुल कितने दत्तात्रेय मंदिर हो गए भारत में? 4 हो गए। 4 में से जो एक मंदिर है दत्तात्रेय मंदिर, ये तो है गुजरात में, एक गुजरात में है। 2 दत्तात्रेय मंदिर माने जाते हैं महाराष्ट्र में, वैसे तो दक्षिण भारत कहते हैं पर महाराष्ट्र लिख सकते हैं। और एक दत्तात्रेय मंदिर का माना जाता है राजस्थान में माना जाता है। टोटल भारत में दत्तात्रेय मंदिर कितने हो गए? 4 हो गए। दत्तात्रेय, अब मैं देखो इसको एक कनेक्ट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। इजी सा है बिल्कुल, पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दत्तात्रेय जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का संयुक्त रूप माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माता माना जाता है, विष्णु सृष्टि को पालन करने वाले माने जाते हैं, और इसी तरह से महेश यानी शिव सृष्टि का ओवरऑल उसको देखने वाले और संहार करने वाले माने जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो त्रिमूर्ति की अवधारणा आई थी वो भारत में सबसे पहले उसका प्रमाण कौन से काल में प्राप्त होता है? गुप्त काल में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो संकल्पना आई थी वो संयुक्त रूप हमें कौन से काल में प्राप्त होता है? गुप्त काल में। इसलिए त्रिमूर्ति, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बने हुए होते हैं, वो तीनों के तीनों में गुप्त काल में मूर्ति कला के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, दत्तात्रेय मंदिर भारत में टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 2 दत्तात्रेय मंदिर तो महाराष्ट्र में है। एक दत्तात्रेय मंदिर, आपने एक पर्वत का नाम सुना होगा गुजरात में, जिसको हम कहते हैं गिरनार पर्वत। एक पर्वत का नाम सुना होगा जिसको हम क्या कहते हैं? गिरनार पर्वत कहते हैं। तो गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय मंदिर है। 2 दत्तात्रेय मंदिर महाराष्ट्र में है और एक दत्तात्रेय मंदिर राजस्थान में, और राजस्थान में कहां पर है? गुरु शिखर पर है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? गुरु माथा के नाम से जाना जाता है। दत्तात्रेय ने, जो दत्तात्रेय रूप था भगवान का, उन्होंने अपने जीवन काल में कई गुरु बनाए थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें जिस व्यक्ति से सीख मिलती है, गुरु ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वो ही गुरु हो जो हमें केवल किताबी ज्ञान या स्कूल में, विद्यालय में या कॉलेज में ज्ञान दे। गुरु कोई भी हो सकता है जिससे हमने किसी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान भी लिया हुआ हो। तो इस तरह से यदि आप कुत्ता हुआ तो कुत्ते को भी गुरु की तरह मान सकते हैं, क्योंकि उससे आपको सजगता और वफादारी का क्या होता है? आपको सीख मिलती है। इसी तरह आपने देखा होगा जो चील होती है, बाज होता है, उससे ही मान सकते हैं, क्योंकि इतनी दूरी से वो हर चीज पे अपने शिकार पर क्या रखता है? नजर रखता है। ठीक है, इसी तरह से हम हर कुछ चीज से जो प्रकृति ने हमें दी है, भले जीवित हो या अजीवित हो, यानी सजीव हो या निर्जीव हो, उनसे हम कोई ना कोई ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करते हैं। इसलिए उन सभी को गुरु मानना चाहिए। इसी प्रकार का उदाहरण किसने प्रस्तुत किया था? दत्तात्रेय ने किया था। इसलिए दत्तात्रेय मंदिर ने इन्होंने गुरु बनाए थे। इसलिए इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? गुरु माथा के नाम से जाना जाता है। बीएसएफ की सबसे ऊंची राजस्थान की चौकी भी मानी जाती है। यहाँ गुरु शिखर पे बीएसएफ की सबसे ऊंची जो राजस्थान की चौकी है वो भी मानी जाती है। तो मैं और बताऊंगा इसके बारे में, पर इतना आपको गुरु शिखर के बारे में दोस्तों फिलहाल ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो ध्यान हो जाएगा आपको। ठीक है, ले लिया होगा आप सबने स्क्रीनशॉट, उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे चल के फिर इस चीज को और अच्छे से करते हैं।
तो सबसे पहले आगे जब चलूंगा मैं, तो यहां पे आपको मैं अरावली की विशेषताएं बताऊंगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन विशेषताओं पर से आते हैं। तो एक बार हो जाए फटाफट अरावली की विशेषताएं। तो देखो यहां पर अरावली की विशेषताएं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अरावली की विशेषता है या निम्न में से कौन सी अरावली की विशेषता नहीं है। तो कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो वो आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे देखो पहले ही सबसे पहला अरावली की विशेषता की बात करेंगे तो एक तो खनिजों का समृद्ध भंडार। अरावली जो है इसकी पहली विशेषता हम मानेंगे कि खनिजों का समृद्ध भंडार पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम खनिजों का अजायब घर। क्या बोलते हैं? खनिजों का अजायब घर। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। प्राचीनतम पर्वतमाला होने के कारण अत्यधिक प्राचीन आग्नेय चट्टानों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा श्रेणी के खनिज प्राप्त होते हैं। कितने श्रेणी के होते हैं? 81। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं? 81 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि खनिजों का अजायब घर है, प्राचीनतम पर्वतमाला का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान, क्वार्ट्जाइट, फाइलाइट, बलुआ पत्थर, इमारती पत्थर, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। खनिज वाला जब टॉपिक आएगा तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा, पर यहां फिलहाल आपको याद रखना है कि खनिजों की दृष्टि से राजस्थान अत्यधिक समृद्ध माना जाता है। और इसका कारण क्या है? अरावली, क्योंकि अरावली की वजह से तो अरावली की खदानें हैं, और खदानें हैं तो उसमें से खनिज निकाले जाते हैं। तो यही मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक खदानें राजस्थान में। सर्वाधिक जो खदानें पाई जाती है, वो सर्वाधिक खदानें क्या पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तो वो चीजें भी आपको इसके अंतर्गत क्या रखनी है? याद रखनी है। पहली चीज हो गई। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। जब सेकंड नंबर पर आएंगे, दूसरे पॉइंट पर आएंगे, तो एक तो जल विभाजक का कार्य करता है। अरावली जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक के कार्य का मतलब क्या होता है? वह नदियां जो अरावली के पूर्व से निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। जैसे ये देखो, अरावली मान लू यहां से निकलेगी कौन सी नदी? अभी नदियां आई नहीं है, जब आएगी तब पढ़ाऊंगा, बाणगंगा। फिर पूर्व से कौन सी निकलेगी? ये बनास निकलेगी। फिर पूर्व से कौन सी निकलेगी? आयड़ निकलेगी। तो ये सारी नदियां अपना जल कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। और पश्चिम से जो नदी निकलती है, जैसे एक नदी आपकी कौन सी निकल ली? लूणी निकल ली। एक गुजरात से, इधर से मध्य प्रदेश से, यहां से राजस्थान होते हुए गुजरात में जाने वाली कौन सी हो गई? ये माही नदी हो गई। इसके बाद पश्चिमी बनास हो गई। तो ये नदियां पश्चिम से निकलती है, तो ये अपना जल कहां ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। तो इसलिए अरावली राजस्थान में मुख्य जल विभाजक का काम करता है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले सकते हो, फिर हम इसको आगे करके और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना। ठीक है, कि पूर्व की नदियां तो बंगाल की खाड़ी में जाती है और पश्चिम की नदियां जो जाती है वो कहां जाती है? अरब सागर की तरफ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषता नंबर 3। ठीक है, तीसरी विशेषता अरावली की, जब विशेषता की बात करेंगे तो अरावली की विशेषता हो गई कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को दिखाता है। तीस सेंटीमीटर वर्षा रेखा को दिखाता है। और यह वर्षा रेखा कैसी हो गई? वार्षिक वर्षा रेखा को दिखाता है। यानी आपको पता है कि अगर इस तरह से मैं अरावली को मानूं तो कितने सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। तो इस तरफ जाओगे तो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, और इस तरफ आओगे पश्चिम में तो 50 सेंटीमीटर से कम होगी। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का भी अरावली क्या करता है? निरूपण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है,
अरावली में प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, अतः पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देता है। प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, अतः पर्यटन उद्योग को क्या देता है, बढ़ावा देता है। भाई आपने देखा होगा माताओं के मंदिर हो गए या हिल स्टेशन हो गए, तो वो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, ज्यादातर शहर अरावलियों के मध्य में कगार कगार पर बसे हुए हैं, वहां पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अरावली की जो श्रृंखला है उन पर किले बने हुए हैं, दुर्ग बने हुए हैं, तो वो सब आपके लिए क्या माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पर्यटन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फिर आएंगे ये सबसे महत्वपूर्ण, मरुस्थल के प्रसार को रोकता है। अरावली मरुस्थल के प्रसार को रोकता है, क्योंकि अरावली राजस्थान में किस तरह से आपको पता है, ये देखो ये हो गया और यहां पर इस तरह से ही अरावली पर्वतमाला हो गई। ये पूरा भाग कैसा है, मरुस्थलीय भाग है, और इस मरुस्थल को उत्तर में जाने से रोकता है। ठीक है, हालांकि वो चीज अलग है कि अरावली के बीच में गैप पाए जाते हैं और उन गैप में से मरुस्थल पीछे से आके पश्चिम में से आके कहां पर हो जाता है, पूर्व दिशा में आ जाता है। वो बात अलग है, वो बात सेपरेट है, पर इतना चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अरावली मरुस्थल के प्रसार को रोकता है और इसके लिए काम करने वाली सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है, काजरी। तो मैं बताऊंगा जब काजरी के बारे में डिटेल आएगी तब और बताऊंगा, पर आप केवल इसको केवल आप क्या कर सकते हो, नाम ध्यान रख सकते हो, नाम ध्यान इसका रख सकते हो कि काजरी मरुस्थल के प्रसार को रोकता है। कहां पर हो गया, और संस्था जो इसके लिए मेनली काम कर रही है वो कौन सी संस्था हो गई, काजरी। और काजरी संस्था कहां पर हो गई, जोधपुर में हो गई। क्लियर है, आगे चलते हैं इसको आगे चलते हैं। कौन सा पॉइंट था पीछे, 5 नंबर पॉइंट था, आगे चलते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। जब 6 नंबर पॉइंट की तरफ आएंगे तो एक तो भूकंपों की तीव्रता को अरावली कम करती है। भूकंपों की तीव्रता को अरावली कम करती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूकंपों की तीव्रता आपने देखा होगा राजस्थान अति सेंसिटिव जोन में नहीं आता, उन तीव्रता को कम करने का काम कौन करती है, अरावली करती है। फिर एक पॉइंट यहां पर देखेंगे जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं, अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं के, अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं के समानांतर है, अतः अत्यधिक कम वर्षा। अरावली पर्वतमाला जो है मानसूनी हवाओं के, अगर इस तरह से मैं अरावली पर्वतमाला को मान लूं तो इस तरह से आपकी मानसूनी हवाएं हो गई। तो ये जो मानसूनी हवाएं चलती है, जब पहली शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है, अरब सागर वाली शाखा, तो इस तरह से समानांतर होकर गुजर जाती है, इसलिए वर्षा कैसी होती है, कम वर्षा होती है, और इसलिए कम वर्षा करने में क्या है, सहायक है। इसलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट अरावली का माना जाता है। हालांकि माउंट आबू क्षेत्र में, माउंट आबू में अधिक वर्षा, माउंट आबू में अधिक वर्षा का मूल कारण है पौधों व पेड़ों की अधिकता, पौधों व पेड़ों की अधिकता और उनसे हुआ वाष्पोत्सर्जन, उनसे हुआ वाष्पोत्सर्जन। तो देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि अरावली कम वर्षा क्यों कराती है, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला है, मॉनसूनी हवाएं ऐसे पैरेलल गुजर जाती है। अगर मॉनसूनी हवाएं इस तरह टकराती तो अच्छी वर्षा होती, जबकि समानांतर गुजर जाती है तो वर्षा क्या होती है, कम होती है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इसका उल्टा, माउंट आबू में अधिक वर्षा क्यों होती है, क्योंकि माउंट आबू ऊंचे स्थान पर है, पेड़ पौधों की अधिकता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में पानी की बूंद आ जाती है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिस कारण वहां पे ह्यूमिडिटी हो जाती है और इस कारण अधिक वर्षा होती है। तो माउंट आबू क्षेत्र में तो अरावली वर्षा कराने में सहायक है, जबकि पूरे राजस्थान में कम वर्षा के लिए भी जो जिम्मेदार माना जाता है, ये कौन माना जाता है, अरावली माना जाता है। दोस्तों आपको ये मेन अरावली का ध्यान रखना है। एक पॉइंट और बच गया जो मैं आपको यहां बता देता हूं कि राजस्थान की
अधिकांश नदियों का, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं, राजस्थान की उन अधिकांश नदियों का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सभी का नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना, अधिकांश का माना जाता है। तो दोस्तों ये आप आज के लिए कर लेना। फिलहाल आज अरावली की आपको विशेषता बताइए, ये विशेषता अच्छी तरह से कर लेना। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं मेरे से। बहुत इजी टॉपिक है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।